नमस्कार साथियों। आज की चर्चा हम गति के नियमों पे करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। गति के नियम क्या है? कोई भी पिंड वस्तु गति में है, क्यों है गति में, क्या कारण है और कब तक गति में रहेगी, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें कहाँ मिलता है? गति के नियमों के अध्ययन में। गति के नियम एक तरह से प्राकृतिक नियम है। अर्थात ये प्रकृति में हमेशा से विद्यमान रहे हैं। हम वैज्ञानिक लोग इन्हीं विद्यमान नियमों का अध्ययन करते हैं, पहले अनुभव करते हैं, उसके बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं। इसी कड़ी में अगर हम गति के नियमों के अध्ययन की बात करें तो ग्रीक दार्शनिक के समय, जिसे हम ग्रीक का स्वर्णिम काल कहते थे, प्लेटो, अरिस्टोटल जैसे लोग महान दार्शनिक थे, उसमें अरिस्टोटल ने भी प्रकृति के नियमों पर अपने विचार रखे। हाँ, यह जरूर बात है कि उनके दिए हुए नियम थे, उसमें कमियां थी, यानी विसंगतियां मौजूद थी। आज हम पढ़ते हैं कि गति के नियमों का आधारशिला कैसे रखी गई और आज जो वर्तमान में न्यूटन के द्वारा जो गति के नियम दिए हुए हैं, हम वहां तक कैसे पहुंचे। देखिए, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने गति के नियम दिए। ठीक है, गति का नियम क्या दिया उसने कहा, जैसे आप इसको एक मान लो, एक बॉक्स है, किसी धागे से कोई डोर बनी हुई है और उसको कोई खींच रहा है। जब तक ये खींचता रहेगा ये बॉक्स चलेगा, ठीक है ना, ये वस्तु चलेगी। जैसे ही इसने खींचना बंद किया, थोड़ी देर में जाके ये रुक गया। तो अरिस्टोटल ने इसी का अनुभव किया और उसने कहा कि एक समान गति से चलने के लिए किसी वस्तु पे कोई बाह्य बल की आवश्यकता होती है। अरिस्टोटल ने क्या बोला? एक समान परंतु कालांतर में जाके हमें पता चला ये तो गलत है। आप ये देखो, इसको मैंने एक गति दी, सबको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति दी, इससे चल रहा था, इस चाल से चल रहा था। ये जाके अगर हम अपनी मौजूदा संसार में ऐसा करें और देखते, ये रुक जाता है ना, आगे जाके रुक जाता है ना, बिल्कुल रुकता है कि नहीं रुकता? इसका कारण क्या होता है? घर्षण उपस्थित होता है ना। लेकिन अरिस्टोटल ने जब अपने इस नियम का प्रतिपादन किया था, वो घर्षण से अनभिज्ञ था। उसको पता ही नहीं था घर्षण नामक बल क्या होता है, कब आता है, कैसे लगता है, क्यों। अब यहाँ पे बात जाननी बहुत जरूरी है और समझनी भी जरूरी है कि आगे आपको कोई भी रिसर्च वगैरह करनी है तो आपको एक स्टेप पता होना चाहिए, रिसर्च का मार्ग कैसे चलता है। अरिस्टोटल को पता ही नहीं थे। विश्व में, संसार में अनेकों बल लग रहे होते हैं, हमें उन बलों की पता ही नहीं होता कि कौन कौन से बल लग रहे हैं। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का बल दिया, क्या उससे पहले भी तो लग ही रहा था, पर उसने बताया ना कि भैया ऐसा भी कोई बल है जो दो द्रव्यमान एक दूसरे को खींचते हैं। अरिस्टोटल ने यहाँ पे गलती कर दी, क्यों? उनको घर्षण की पता ही नहीं था कि घर्षण कैसे लग रहा है। अब आप ये बताओ, ये एक समान से चल रहा था और आगे जाके रुक गया, यानी विराम अवस्था को
में आया, विराम अवस्था में आया, यानी इसकी गति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, गति में परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन का कारण कौन था, एक बाह्य बल, एक बाह्य बल, जिसको क्या कहते हैं, घर्षण। क्या बोलते हैं, घर्षण। अरिस्टोटल को यह पता ही नहीं था। तो इसका जो ये सिद्धांत दिया गया, इसका जो नियम दिया गया, इसको फिर हमने बाद में जाके क्या बोला, अरिस्टोटल की भ्रामकता। यहां पे अरिस्टोटल जी का किस्सा खत्म। अरिस्टोटल जी के बाद आते हैं गैलीलियो जी। गैलीलियो ने जो आज के आधुनिक यांत्रिकी है उसकी आधारशिला रखी। याद रखना, गैलीलियो ने कहा हमें प्राकृतिक के नियमों का अध्ययन करना है तो हम इस मौजूदा संसार में नहीं कर सकते, हमें एक आदर्श संसार की संकल्पना करनी पड़ेगी। अब आदर्श संसार क्या होता है, गैलीलियो जी ने कहा कि उसमें ये घर्षण नामक चीज नहीं होता, विरोधी चीज जो है हमने उनको कहा कि छोड़ दो। जैसे हम हवा में क्या होता है, एक विरोध होता है कि नहीं होता, वायु का प्रतिरोध होता है। पर आदर्श संसार क्या होगा, जब निर्वात की स्थिति होगी। उसी तरह किसी समतल फर्श पे आदर्श फर्श या समतल कब कहा जाएगा, जब घर्षण नहीं होगा। घर्षण की अनुपस्थिति को ही उस तल को क्या कहेंगे, आदर्श तल कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। गैलीलियो जी ने क्या कहा, तो ये जो आदर्श संसार की कल्पना यहीं से न्यूटन ने आगे बढ़ाई। न्यूटन ने इसी चीज को आगे बढ़ाया। और आधारशिला अगर पूछा जाए कि आधुनिक यांत्रिकी की आधारशिला किसने रखी, गैलीलियो जी ने रखी। तो इन्होंने गति के नियमों को परिभाषित करने के लिए एक प्रयोग किया। देखो क्या किया, एक आनत समतल है, एक आनत समतल है, मैंने लिया क्या है, आनत। मैंने यहां पे कोई गेंद है, उसको अधोगामी दिशा में छोड़ा। तो धीरे धीरे आएगी, एक सोचे हम तो तेज हो जाएगी। इसकी चाल में क्या होगी, ऐसी इस स्थिति में इसकी चाल में क्या होगी, परिवर्तन, परिवर्तन होगा। कैसा होगा, सकारात्मक, यानी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं इसी अनंत काल में ऊर्ध्वाधर दिशा में गेंद को प्रक्षेपित करता हूं, तो इसकी चाल में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। कैसा होगा,
इसमें कमी आएगी या ह्रास होगी। जब भी चाल में वृद्धि होती है तो उसका मतलब क्या होता है, यानी त्वरण की उपस्थिति। किसकी? त्वरण की उपस्थिति। जब भी चाल में ह्रास होता है तो क्या होता है? मंदन की उपस्थिति। क्या होता है? मंदन की उपस्थिति। तो इन दोनों ही स्थितियों में चाल में परिवर्तन हुआ। अब गैलीलियो जी ने भी सोचा होगा कि ये चाल में परिवर्तन हो रहा, कोई ना कोई बाह्य कारण होगा ही। अगर हम, गैलीलियो जी ने उस समय नहीं कहा, अगर अब आज हम सोचें भाई ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इसमें गुरुत्वाकर्षण तो लग रहा होगा ना। ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें भी गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इसको भी गुरुत्वीय बल लिख लीजिए। यानी कोई बल मौजूद है, उसकी उपस्थिति है, उसकी वजह से क्या हुआ? गति में परिवर्तन। तीसरा केस क्या था वो देखो। गैलीलियो ने एक समतल पे गेंद को अगर एक समान कोई गति दी तो उस गति से चलती रही। कहां तक चली? अनंत तक चली, क्योंकि गैलीलियो जी ने पहले ही कह दिया था ये आदर्श संसार है। तो कहते हैं कि इस वाली में त्वरण था, इसमें मंदन था। कहते हैं कि इसमें ना तो त्वरण था और ना ही मंदन। स्थिति में क्या थी? एक समान गति, एक समान गति थी। उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला और इसी निष्कर्ष को ही न्यूटन ने आगे बढ़ाया। इसीलिए बहुत सारी किताबों में गति के नियम की जगह न्यूटन के गति के नियम लिखा जाता है। क्यों? हमें जो अध्ययन करना है मूल रूप से न्यूटन के गति के नियम करना है। गति के नियम तो एक व्यापक हो गया ना, जिसमें हमने अरिस्टोटल भी पढ़ा और गैलीलियो भी पढ़ा, लेकिन इन्होंने अपने समय का अच्छा अध्ययन करा, जिनकी वास्तविकता अगर हम अरिस्टोटल के गए वो इस समय प्रासंगिक नहीं है, वो पूर्णतः उसको हमने निरस्त कर दिया है। परंतु गैलीलियो ने तो क्या यांत्रिकी का एक आधारशिला रखी ना, उन्हीं ने तो बताया कि हमें आदर्श संसार की संकल्पना करनी है और उसी में विभिन्न फोर्स बलों का अध्ययन करना है। अब यहीं से न्यूटन ने इस कार्रवाई को आगे की तरफ बढ़ाया। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? न्यूटन के जिसमें पहला है बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहला दूसरे से बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीसरे से और तीसरा सबसे, ऐसा नहीं। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इनकी समझ से ही आपकी यांत्रिकी में पकड़ समझेगी। तो पहला क्या था? उन्होंने कहा यदि कोई पिंड विराम अवस्था या में है, कोई पिंड विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में है,
और कोई बाह्य बल, या इसको एनसीईआरटी में नेट बोल देते हैं, लेकिन नेट की जो हिंदी होती है वो निवल होती है। और बाह्य बल या नेट निवल, बाह्य बल शून्य है। क्या है? शून्य। वस्तु या पिंड अपनी यथास्थिति में बना रहेगा, यथास्थिति में बना रहेगा। समझने वाली बात है। अब यहां पे जो एक समान गति बोली है ना, यहां पे समझो इस शब्द को। एक समान गति का कहने का मतलब है एक समान रेखीय गति, एक समान रेखीय गति। लिख लो यहां पे। रेखीय गति, क्योंकि जो वेग है, समझो यहां पे थोड़ा, वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा होता है। जब भी बोला जाता है एक रेखीय दिशा में या एक समान वेग में, बाह्य बल नहीं रखला तो वो अपनी यथास्थिति में बने रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे। कौन सी दो स्थितियों में? या तो वो विराम अवस्था में है, या एक समान रेखीय गति में है, या उनका कोई समान वेग है। इतनी बात समझ में आती है? इसी को बोलते हैं पिंड की या पिंड का जड़त्व। क्या बोलते हैं? पिंड का जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? वस्तु की एक खूबी है जिससे वो अपनी जो अवस्था है ना उसमें परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे आप सुबह उठते हो, मोबाइल देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो और बिस्तर पर पड़े रहते हो। आपका मन करे तो आप पूरे दिन बिस्तर में पड़े रहो, लेकिन आपकी मम्मी कहती है कि मैंने भी तो न्यूटन के गति के नियम पढ़े हैं, ये तो अपनी अवस्था में बना ही रहेगा। किसके कारण? जड़त्व के कारण। तो बाह्य बल की जरूरत होती है कि नहीं होती? तो मम्मी दो चार डंडे थप्पड़ लात मारती है तो वो बाह्य बल लगाती है आप पे, और फिर आप क्या होते? ट्रैक पर आ जाते हो और पढ़ना चालू करते हो। समझे? तो मम्मियों को भी न्यूटन के नियम शब्दता नहीं पता, लेकिन व्यवहारिक रूप में पूर्णता पता है। अब यहीं से हमारी आगे बात चलेगी। देखो, विराम अवस्था का कहने का मतलब, विराम अवस्था और समान वेग या एक समान रेखीय गति, इनका कहने का मतलब क्या? कोई, हमने गतिकी पढ़ा, गतिकी में कोई विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई त्वरण ना हो। यानी इस अवस्था में क्या होगा? त्वरण शून्य होगा, और एक समान वेग से चल रही है, यानी उसकी गति में या चाल में, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो भी त्वरण जीरो। इतनी बात समझ में आ गई? तो बल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? बल की दृष्टि से विराम अवस्था और एक समान वेग वाली अवस्था दोनों समतुल्य होती है, दोनों समतुल्य होती है। तो यहीं तक कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था या एक समान रेखीय अवस्था में है, बाह्य बल शून्य है, तो वो क्या होगी? अपनी यथास्थिति को बनाए रखेगी। ये पहला बहुत बड़ा नियम दिया उसने, न्यूटन ने। अब उसने कहा कि अवस्था तो बनाई हुई है। दूसरा नियम में कहा कि बाह्य बल और त्वरण में क्या संबंध होता है, उसके बारे में बताया।
दूसरे नियम में क्या बताया कि आपके बल या बाह्य बल या निवल बाह्य बल और त्वरण में क्या संबंध होता है उसके बारे में बताया। इसमें क्या था, त्वरण संबंध के बारे में बताना। देखो यहां पे एक राशि के बारे में बात करनी होती है, संवेग। किसके? संवेग। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। ये कैसी सदिश राशि है, सदिश राशि है। वो इसको किसका, इसका प्रतीक क्या है? पी। कैसे होता है कि किसके? उसके संहति और वेग के गुणनफल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संवेग। दूसरे और तीसरे नियम के से ही एक और प्राकृतिक नियम का बताते हैं। वो क्या था? आपका संवेग के संरक्षण का नियम। देखो हमें संवेग के बारे में पता चला, वो क्या होता है? संहति और वेग का गुणनफल होता है। अब देखो, सोचो सोचो, एक भारी भरकम चीज है ट्रक और एक बाइक है। दोनों में आप ही धक्का लगा रहे हो। आप ट्रक को ज्यादा गति दे पाओगे कि बाइक को ज्यादा गति दे पाओगे? सबको पता है बाइक को ज्यादा गति मिल जाएगी। यानी यहां पे संहति का कुछ ना कुछ, बल में संहति का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। संहति भी क्या है? एक प्रचालन है। इतनी बात समझ आई। अब एक दूसरी स्थिति को सोचो। एक बॉल आ रही है आपकी तरफ, एक कम स्पीड से आ रही है और एक बहुत तेजी से आ रही है। आप किसको अपने जल्द आराम से रोक पाओगे? जो कम चाल से आ रही है। जो ज्यादा तीव्र गति से आ रही है उसको रोकने में आपके तो पसीने टूट जाएंगे, हाथ में चोट लग जाएगी। यानी एक चीज और हुआ, बल कैसा हुआ? आपके वेग पे भी निर्भर हुआ, या इसको अभी गति बोल लो। तो यहीं पर ही उन्होंने अध्ययन करा, जो फोर्स हमारा कितना, जो बल हमारा कितना मौजूद है। ये देखो ना, कोई आ रही है, कोई बॉल आ रही है, एक समान गति से आ रही है, मैंने कहा 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आ रही है, तो मैं उसको रोक रहा हूं, मेरे तो हाथ पैर टूट जाएंगे ना। कोई गोली आपको बंदूक से निकलती है तो तेजी से आती है, और मैं हाथ से फेंकूं तो आपको कोई क्षति होगी? नहीं होगी। समझे बात को? वो उसकी चाल बहुत तेज होती है, इसलिए आपको क्षति होती है। यानी चाल पे निर्भर करती है। अब मैंने एक ट्रक वाला उदाहरण दिया आपको, उसमें द्रव्यमान पे, जिसको संहति भी बोलते हैं, उस पर भी निर्भर करती है। तो बल तो इन दोनों पे निर्भर करता ही है। तो यहीं से एक राशि की उत्पत्ति हुई, संवेग। किसकी हुई? संवेग। वो क्या था? संहति और वेग का गुणनफल। एक कैसी राशि थी? सदिश राशि थी। सदिश राशि में मैंने बोला क्या होता है? परिमाण के साथ साथ दिशा। अब यहीं से बोला, अब देखो समझो, धीरे आ रही थी, एक सपोज करते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही थी बोल, मैंने उसको रोका। यहां पे उसकी चाल क्या करे? रोक दिया, 0 हो गई। 100 से आ रही थी, उसको भी रोका। मेरा इसमें क्या हुआ? इसके जो संवेग था इसमें परिवर्तन हुआ। कुछ था मास, द्रव्यमान
या सन्निहित गुना में इसका वेग, वेग क्या था 100 था, इसका 10 था। देखो यहाँ पे एक गेंद ये थी, गेंद एक गेंद ये थी, गेंद दो। ये जा रही थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये जा रही थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से। मैंने इसको और इसको यहाँ पे रोका, ठीक है इतनी। तो आप खुद ही बताओ, इस वाली स्थिति में हमें कम बल और इस वाली स्थिति में ज्यादा बल, लगेगा, लगेगा ना। लेकिन हम अगर क्रिकेट में देखें खिलाड़ियों को, तो वो तो तेज वाली बॉल को भी रोकते हैं, तेज वाली बॉल को भी रोकते हैं। तो वो अपना हाथ क्या कैच करते हैं, पकड़ते हैं, तो वो पीछे की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे परिवर्तन तो निर्भर कर रहा है बल पे, आपका संवेग का परिवर्तन, लेकिन इस परिवर्तन के साथ साथ समय पे भी निर्भर कर रहा है जो आपका बल है। तो यहीं से न्यूटन ने अपने दूसरे नियम के बारे में बोला। क्या बोला कि किसी पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लग रहे नेट बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। देखो ठीक है, किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर, परिवर्तन दर का मतलब कितना समय लिया है, उस पिंड पर लगने वाले नेट बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी हमारा जो बाह्य बल लग रहा है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती। किसमें, संवेग में परिवर्तन, और टाइम कितना, समय कितना लिया है, समय अंतराल इतना। तो आगे जो चल के अगर मैं बोलूं कि जो हमारा जो समय अंतराल है वो बहुत छोटा, शून्य के करीब पहुंचने वाला है, तो इसको किस परिभाष रूप में लिखते हैं, एफ। इसको बोलते हैं संवेग। ये पी क्या है, संवेग है ना, संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन। और यहां पे जो स्थिरांक आता है उस स्थिरांक का परिमाण 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई, हमें परिवर्तन पता चला, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होता है, नेट बाय। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे अगर एक क्वेश्चन मैं देखूं तो वो भी करवाता हूं।
कोई बंदूक से गोली गई, ठीक है, ये एक दीवार थी, इसमें घुस गई, ठीक है। हमने कहा कि ये जो चल रही थी वो 200 मीटर प्रति सेकंड थी, ठीक है। अब इसमें गई, इसमें उसने बोला कि 80 सेंटीमीटर तक गई अंदर, या 100 सेंटीमीटर ले लो, 100 सेंटीमीटर तक गई, फिर यहां पे क्या हो गई, विराम अवस्था में आ गई। किसमें आ गई, विराम अवस्था में आ गई। और कहा कि इस पूरे प्रक्रम में जो आपका जो त्वरण बोल दो या मंदन बोल दो, वो क्या थे, नियत थे। क्या थे, नियत थे। तो ऐसी स्थिति में इस दीवार द्वारा प्रतिरोधक बल कितना होगा जब गोली का पचास ग्राम है, ठीक है। अब ये इसमें जितने भी नंबर है मैंने अपने आप से ले लिए हैं। अब देखो कोई क्या होगा। सबसे पहली बात समझो, ये 200 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और आगे जाके रुक गई, आगे जाके रुक गई। बुलेट प्रूफ कार बनाने के लिए भी ऐसी चीजें रखते होंगे ना, क्योंकि प्रतिरोध चीज बताना, प्रतिरोध बल कितना होगा। तो रुक गई। हमें पता था एक चीज, वेग का एक सूत्र, ये होता है कि नहीं होता। मेरी अंतिम वेग कितना है, रुक गई 0, प्रारंभिक कितना था 200। अब ये प्रतिरोध दे रही है तो मंदन होगा ना। मंदन क्या होता है, नकारात्मक होता है। मंदन क्या होता है, नकारात्मक होता है। और कितना, 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर ही होता है। सबसे इन सारे सवालों में सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं, हम उनके मात्रक एक ही पैमाने में नहीं लाते सबको। देखो ना, यहाँ पे क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे भी इसको किस में लाना पड़ेगा, मीटर में। तो क्या होगा, इधर ले आए, ये क्या हो, 200 गुना 200, 1 कट गया, 100 बच गया। तो ए जो आया मेरा कितना आया, इतना आया। बल क्या होता है, मास इनटू त्वरण, ठीक है। कैसे, मास कितना है उसका 50 ग्राम, 50/1000, और ये कितना है 20,000। एक गया तो कितना हो गया, ये 10 और 2 0, इतने न्यूटन का बल लगा, इतने न्यूटन का बल लगा। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि मुझे चर्चा ही करनी थी इस फॉर्मूले पे। मैंने पहले क्वेश्चन करवाया, क्योंकि मैंने एक उल्टा काम कर दिया, एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जगाने के लिए कि ये फॉर्मूला कहां से आया। देखो, हमने गति का दूसरा नियम पढ़ा था, दूसरा नियम पढ़ा था। देखो यहां तक समझ में आया। गति का दूसरा नियम क्या था, उसने कहा था ना, अगर संवेग का समय के आपेक्ष में अवकलन करें क्या है ये,
संवेग का समय के, इसको कैसे पढ़ते हैं इस चीज को, समय संवेग का, ये जहां पे हो संवेग का, यहां पे क्या चीज है, समय के आपेक्ष में अवकलन गुणांक। अवकलन गुणांक, ये अवकलन गुणांक क्या होता है, एक तरह का गणितीय ऑपरेशन है, जैसे जमा घटा गुना भाग होता है, उसी तरह ये बेसिक चीजों में आता है, मूलभूत गणित में आपको पढ़ाया जाता है। अब देखो इसकी जगह क्या रखा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब दो जब चीजें गुणन होती है तो उनके लिए अवकलन गुणन का सूत्र क्या होता है, पहले एक का अवकलन गुणनफल दूसरे से गुना प्लस दूसरे का, लिख देता हूं, पहले किसका, सिर्फ और सिर्फ संहति का क्या करा, अवकलन गुणांक किया, उसको दूसरे वाले यानी वेग से गुना करा, जमा में अब क्या था, वेग का अवकलन गुणांक। अगर मैंने बोला यदि संहति का मान नियत है, यानी आपका द्रव्यमान उस समय नियत है, जैसे इस केस में स्थिति में गोली टूट नहीं रही है, तो आपके संहति में परिवर्तन नहीं हुआ, जब परिवर्तन नहीं हुआ तो उसका अवकलन गुणांक क्या होगा, शून्य। और हमें यह पता है कि वेग का अवकलन गुणांक समय के आपेक्ष में क्या होता है, त्वरण। क्या होता है, त्वरण। तो यहां से ये फॉर्मूला आता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या संहति का मान हमेशा स्थिर रहता है, नियत रहता है? नहीं रहता। अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूं, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। हम स्वचालित सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, स्वचालित सीढ़ियां जिसको मेट्रो में लगी होती हैं, हम उसमें खड़े हो जाते हैं, वो हमें ऊपर ले जाती है। देखो वो सीढ़ी की गति में क्या परिवर्तन आता है क्या? उसकी गति हमेशा एक जैसी रहती है, उसकी गति हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन उस पर कभी 10 जने, कभी 100 जने, कभी 500 जने खड़े होते हैं ना। तो इस स्थिति में क्या हो गया, स्वचालित सीढ़ी की स्थिति में क्या हो गया, देखो इसमें क्या होगा, जो आपका वेग होगा वो क्या होगा, नियत, जो सन्नति होगी वो परिवर्तनशील। न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, जो बाह्य बल होता है वो संवेग के समय के आपेक्ष अवकलन गुणांक होता है। इतनी बात। अब ये क्या होता है, फिर मैंने सिखाया था, यहां तक स्थिति। लेकिन इस स्थिति में क्या है, वेग नियत है ना, तो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका क्या होता है, स्थिर का नियत का
जो अवकलन गुणांक होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये शून्य हो गया। इसमें अब जो फोर्स हुआ, बल हुआ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। इतनी बात समझ में आती है। ये आपके संवेग तक के और न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में हमने चर्चा करी, और तृतीय नियम भी चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही आसान। और उसी से हम एक नया संकल्पना भी समझेंगे। पहले वाले में हमने कहा कि गति में परिवर्तन के लिए बल की जरूरत है। दूसरे में हमने कहा कि बल होगा कितना, ठीक है ना। उसने बोला ना, परिवर्तन, संवेग के परिवर्तन की दर जितना बल होगा, बाह्य बल। अब तीसरा उसने बोला कि ये बाह्य बल का उद्गम क्या है, कहां से ये विकसित हुआ है। तीसरा जो नियम था इसी पे था। बल के देखो उसने कहा, पहले देखो समझो, एक कनेक्शन जोड़ो। पहला नियम, वस्तु के गति में परिवर्तन करना है, हाँ करना है, क्या चाहिए, बल चाहिए। अब कहा कि परिवर्तन हमने कितना करना है, उसके लिए कितना बल चाहिए। उसने कहा कि जो आपके संवेग की परिवर्तन की दर होगी उतना बल। हमने कहा ये बल आया कहां से, उसका उद्गम कहां से हुआ। अब तीसरी चर्चा इस पे। इसको सिंपल में, सरल शब्दों में कहते हैं, न्यूटन के अनुसार प्रत्येक क्रिया का एक समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया क्रिया होती है। एक क्रिया का एक समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। समान किस दृष्टिकोण से, परिमाण की दृष्टिकोण से, और विपरीत किसकी दृष्टिकोण से, दिशा के दृष्टिकोण से। समझे। अब देखो, एक मेज है, उस पे एक बॉक्स पड़ा है, पे एक बॉक्स पड़ा है। यहां तक समझ में आया, एक बॉक्स पड़ा है, चर्चा होगी। हमें ये तो पता चला, क्या पता चला, कि इसका कुछ भार होगा, इसका कुछ भार होगा। किसके कारण होगा, गुरुत्वीय। देखो याद रखना, संहति क्या होता है, या इसको द्रव्यमान भी बोलते हैं, वो होता है एम से। इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम, जो भार होता है वो एक तरह का क्या होता है, बल होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इतना याद रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, और ये बहुत बड़ी भयानक वाली कंफ्यूजन होती है, और ये हमारी बेइज्जती करवाती है, विशेषकर जब हम कॉलेज में जाते हैं। अब मैंने क्या बोला, भार है, भार है। मैंने अभी ये भी बताया कि फोर्स आपका क्या होता है, बल क्या होता है, संहति गुना में त्वरण। हम यहाँ पे खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हमें क्या नीचे की ओर लगा रहा है, यानी उस बल के कारण कोई ना कोई त्वरण होगा। और जो पृथ्वी के आसपास की सतह होती है, आसपास के क्षेत्र होता है, वहां पे हम बोलते हैं कि गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण होता है वो स्मॉल जी से करते हैं ना, जिसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती। तो वो भार लग रहा होगा, वो एक mg, इसको mg से बताते हैं। नीचे की तरफ लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ रख रहा है। इतनी बात। अब जब नीचे की तरफ लग रहा है, इसको ये तोड़ के निकल क्यों नहीं जाता। और यहाँ पे क्या है, ये विराम अवस्था में है। क्या है, विराम अवस्था में।
जब विराम अवस्था में है तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार इस पे नेट बाह्य बल कितना होगा? शून्य। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा होती है। तो इस बल के, इस पूरे बाह्य बल को जीरो शून्य बनाने के लिए इस बल के विपरीत एक बल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, जिसका मान भी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी बल को क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बल बोलते हैं। तो अब चर्चा हम थोड़ी करेंगे अभिलंब बल के बारे में। किसके बारे में? अभिलंब बल के बारे में। और इसकी चर्चा करने के लिए हमें क्या होता है? एक चित्र बनाना होता है। एक चित्र बनाना होता है जिसे बोलते हैं मुक्त वस्तु चित्र। ठीक है, देखो अब हमारी चर्चा के दो बिंदु कौन से हो गए? एक, हमें अभिलंब बल की चर्चा करनी है और चित्रण की चर्चा करनी है। ये एक चित्र होता है जिसमें किसी पिंड या उस पिंड के उपपिंड, किसी पिंड या उपपिंड पर लगने वाले बलों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित। अब अभी हमने बताया अभिलंब कोई सतह थी, उस पर कोई पिंड खड़ा रखा था, उसका भार नीचे की तरफ लग रहा था ना, अधोगामी दिशा में। क्या था? उसका सन्हति और त्वरण के। मैंने कहा कि ये नीचे नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, और न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार ये विराम अवस्था में है, तो इस पे नेट बाह्य बल कितना होगा? शून्य। तो ये एक तरह का क्या है? बल है। बल है। बल कैसी राशि होती है? सदिश। तो इसको निरस्त करने के लिए इसके विपरीत दिशा में एक और बल लग रहा होगा, इसकी विपरीत दिशा में एक बल लग रहा होगा, और इसके ही बराबर लग रहा होगा, क्योंकि न्यूटन का तृतीय नियम यही कहता है ना, समान एवं विपरीत बल। समान एवं विपरीत क्रिया के प्रतिक्रिया होती है। तो इसको हम किससे? आर से बताया था, प्रदर्शित करते हैं। यही क्या होता है? अभिलंब बल होता है। अभिलंब क्यों होता है? ये इस सतह द्वारा लगाई गई है, इस सतह द्वारा लगाई गई है, और ये हमेशा सतह के कारण ही लगता है, और सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है, इसलिए अभिलंब बल इसका नाम है। इस स्थिति में आर का द्रव परिमाण किसके होगा? मास सन्हति गुना त्वरण के, एम जी के। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां पे क्या हुआ? एम जी, ये क्या हुआ? एक क्रिया। क्या हुई? क्रिया हुई। और जो आर है अभिलंब बल, वो क्या हुई? प्रतिक्रिया। याद रखना, ये क्रिया और प्रतिक्रिया होती है ना, ये दोनों प्रकार, दोनों क्या होते हैं? बल होते हैं, और दोनों क्षणिक होते हैं। ये नहीं होता एक पहले क्रिया होगी, उसके कुछ समय बाद
प्रतिक्रिया होगा। जिस क्षण ये mg भार अधोगामी दिशा में लगा, उसी क्षण ये अभिलंब बल भी लगा। इतनी बात समझ में आई। आगे इसी से आगे हम शुरुआत करें।